रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, बेटा हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर टॉपिक पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस टॉपिक में पिछले लेक्चर 6 के अंदर जो है वो हमने थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स ये टॉपिक पढ़ा था। ठीक है ना जी। हमने ग्रुप 4A से लेके 7A के हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं उनके इफेक्ट्स देखे थे, उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर भी बात की थी और उनके इफेक्ट्स देखे थे बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। अभी बेटा जी आज जो इसकी दूसरी कंपाउंड की प्रॉपर्टी है वो सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। तो बेटा जी जो है वो पहले तो आपको याद होना चाहिए सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल क्या होता है। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी जैसा सॉल्यूट होता है वो वैसे सॉल्वेंट में हल होता है। पोलर सॉल्यूट्स पोलर सॉल्वेंट्स में, नॉन पोलर सॉल्यूट्स नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। क्योंकि वाटर जो है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, तो इसलिए वो सब्सटेंसेस जिनके मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो पानी में हल हो जाते हैं। एग्जाम्पल देखें, इथेनॉल इनटू वाटर। बेटा जी इथेनॉल का फार्मूला आपने कुछ ये पढ़ रखा है, मैं उसको जरा खोल के लिख रहा हूँ। पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। देखें इथेनॉल के मॉलिक्यूल आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं और वाटर के मॉलिक्यूल के साथ भी क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो इसलिए इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इथेनॉल एंड वाटर आर मिक्स इनटू ईच अदर इन ऑल प्रोपोर्शंस। थोड़ा हो ज्यादा हो, प्रोपोर्शन से मुराद कि जी 50-50, 10-90, 70-30 ऑल प्रोपोर्शंस में। ये क्वेश्चन बेटा जी एक्सरसाइज लिक्विड्स वाली जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन 5 पार्ट 3 पेज 113 पर ये मौजूद है और उसका जवाब यही है, बिकॉज इथेनॉल एंड water molecules can make hydrogen bondings with each other, therefore they are mixed in all proportions with each other। बेटा जी कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनका ये जनरल फार्मूला है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। तो अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो कुछ इस तरह से, एस्टिक एसिड याद है, एस्टिक एसिड उसमें भी देखें कि यही हाइड्रोक्सिल जो है उसको मैंने इस तरह से कर दिया है। एस्टिक एसिड आप सबने पढ़ा हुआ होता है CH3COOH। ठीक है, इसको खोल के लिख लें तो कुछ इस तरह से बन जाता है। तो वो देखें यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की सलाहियत मौजूद है। ठीक हो गया ना जी। तो वाटर के मॉलिक्यूलों के साथ ये एसिड्स भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल साइज वाले, क्योंकि जब इस हिस्से में नंबर ऑफ कार्बन की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो फिर नॉन पोलर रीजन ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वो एसिड जो है वो पानी में हल नहीं होते हैं। जैसे जो है वो पामटेक एसिड, ओलिक एसिड ऑलिव ऑयल में जो पाया जाता है, पामटेक एसिड जो पामलिव ऑयल में पाया जाता है, वगैरह वगैरह। तो अब बेटा जी हाइड्रोकार्बन्स हमने जो है वो पहले भी पढ़ रखा था। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस में अल्केन्स जो है बेटा जी मैंने वहां पे आपको बताया था हाइड्रोकार्बन जो है 1 2 3 4 इस तरह से, तो नजर आ रहा है आपको ये हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक हो गया ना जी। तो इसमें हमने कहा था कि ये बॉन्ड तो नॉन पोलर होना ही होना है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होगा, 0। लेकिन इस बॉन्ड के मतलब भी मैंने आपको बताया था कि ये बॉन्ड भी ऑलमोस्ट क्या होता है, नॉन पोलर होता है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो भी तकरीबन जो है वो 0.1 के करीब आता है, जिसको हम 0 ही समझते हैं कार्बन और हाइड्रोजन का। तो इसलिए हाइड्रोकार्बन्स जो है वो ऑलमोस्ट क्या होती है, हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये ऑलमोस्ट नॉन पोलर होते हैं। तो जब ये नॉन पोलर हैं तो फिर ये पानी में हल नहीं हो सकते, क्योंकि हमने पढ़ लिया लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो नॉन पोलर सॉल्यूट्स जो है वो चूंकि पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस नहीं बना सकते, इसलिए पानी में हल नहीं होंगे। अब बेटा जी बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का टॉपिक शुरू हो रहा है। ठीक है, यहां से ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 2 बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं यहां से। तीसरा, स्ट्रक्चर ऑफ आइस। द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये देखें जरा,
तो वाटर का मॉलिक्यूल जो है, अगर आप इसको देखें तो ऑक्सीजन बिल्कुल सेंटर में है, तो 4 कोनों वाली शेप बन गई है। कितने कोनों वाली बन गई है? 4 कोनों वाली शेप। ठीक है ना, मैं इस शेप को जरा अलहदा भी निकाल के लिख बना देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है ना जी, 4 कोनों की तरफ जो है वो 4 कोनों की तरफ, यहाँ पे ऑक्सीजन सेंटर में है, एक कोने की तरफ हाइड्रोजन होगा, दूसरे कोने पे भी हाइड्रोजन होगा, तीसरे कोने पे कौन चला गया? लोन पेयर वाला ऑर्बिटल, और चौथे कोने की तरफ भी लोन पेयर चला गया। तो 2 कॉर्नर्स पे लोन पेयर्स डायरेक्टेड है, द 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑक्यूपाई 2 कॉर्नर्स। ये लोन पेयर, ये भी लोन पेयर। ठीक हो गया ना जी। तो बाकी जो है वो 2 कॉर्नर पर हाइड्रोजन मौजूद हैं। तो इन लिक्विड स्टेट्स, बड़े लिक्विड स्टेट में वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज होते हैं, दूर होते हैं, हरकत जो करते रहते हैं। तो इसलिए जब वो क्लोज होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, और जब वो दूर होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एस्टैब्लिश ही उस वक्त होनी है जब मॉलिक्यूल्स क्लोज होने हैं। तो इन लिक्विड स्टेट एसोसिएशंस यानी अट्रैक्शंस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक एंड रीफॉर्म बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स आर मोबाइल। ठीक हो गया ना जी। बट व्हेन यू डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, लिक्विड वाटर का जब आप टेम्परेचर कम करते हैं तो क्या होगा? उनकी काइनेटिक एनर्जी स्लो डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी, उनकी मोबाइल इंटेंसिटी ऑफ मोशन स्लो हो जाएगी। तो वो अपने आप को अरेंज करना शुरू कर देते हैं, फिक्स होना शुरू हो जाते हैं। यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, परमानेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल अपने आप को फिक्स कर लेगा। अब वो हरकत नहीं कर रहे हैं, अब वो हरकत नहीं कर रहे हैं, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। तो जब वो अपने आप को अरेंज करेंगे तो ये टेट्राहेड्रल शेप की बुनियाद पर अरेंज करेंगे, जिसके नतीजे में उनके दरमियान में ना कुछ एम्प्टी स्पेसेस पैदा होंगी। कुछ ना कुछ क्या पैदा हो जाएगी? एम्प्टी स्पेसेस पैदा हो जाएंगी। देखें, ये मिसाल के तौर पर आप एक और इस तरह से बना लें, मैं आपको इस तरह से बना के दे देता हूँ। लो, तो ये 2 लोन पेयर हैं, ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इधर से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इधर से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप देख सकते हैं कि एम्प्टी स्पेसेस पैदा होंगी। अब वाटर के मॉलिक्यूल जो है एवरी टाइम अट्रैक्टिंग विद ईच अदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड एज अ रिजल्ट दे बिकम फिक्स इन पोजीशन एंड रेगुलराइज इन पोजीशन। यानी उनकी वो जो पोजीशंस हैं वो एक दूसरे के लिहाज से डेफिनेट है, मखसूस है, रैंडम नहीं है। तो लेकिन जब वो फिक्स हो जाएंगे तो उनके दरमियान में कुछ ना कुछ एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाएंगी। पहले तो वो बिल्कुल क्लोज होते थे, दूर हो जाते थे, लेकिन अब जब वो फिक्स हो गए तो एक खास पोजीशन पे फिक्स हो गए, उनके दरमियान में एक खास गैप रहेगा परमानेंटली। तो नतीजतन क्या होगा? देखें, आप ऐसे करें, एक गिलास पानी ले लें शीशे का, शीशे के गिलास में पानी लगा लें, उसमें क्या करें, उसमें ना मार्कर से निशान लगा लें। ठीक हो गया। अब उसके बाद बारीक मार्कर से, मोटा मार्कर से ना लगाइएगा। ठीक हो गया ना जी। उसको फ्रिज में रख दें, उसको आइस में तब्दील होने दें। जब वो मुकम्मल तौर पर आइस में तब्दील हो जाए तो आप देखेंगे कि क्या हो गया है, आइस की सतह जो है वो गिलास में ऊपर बढ़ गई है जहां पे आपने निशान लगाया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ठंडा होने पे पानी जो है आइस में तब्दील हुआ, लेकिन ठंडा होने पे पानी सुखड़ा नहीं बल्कि फैल गया। तो वो वजह यही है कि लिक्विड स्टेट में वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज होते हैं। ठीक हो गया ना जी। लेकिन जब वो आइस में तब्दील होते हैं तो फिर मॉलिक्यूल्स एक खास पोजीशंस पे अपने आप को खास एंगल्स पे तरतीब दे देते हैं और फिक्स हो जाते हैं। तो उस फिक्सेशन की वजह से उनमें एम्प्टी स्पेसेस मुस्तकिल तौर पर रह जाती हैं, परमानेंट पाई जाती हैं। एम्प्टी स्पेसेस ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने की वजह से हम सबको पता है डेंसिटी किसके बराबर होती है? डेंसिटी किसके बराबर होती है? मास ओवर वॉल्यूम। जब एम्प्टी स्पेसेस बढ़ेंगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो बेटा जी, इसलिए क्या होता है, आइस की जो डेंसिटी होती है वो लिक्विड वाटर से कम होती है। आइस की डेंसिटी लिक्विड वाटर से कम होती है, और यही वजह होती है कि जब आप आइस क्यूब जो है वो पानी में डालते हैं या पानी का कोला कूलर में डालते हैं तो वो कोला ऊपर ऊपर ही तैरता रहता है, क्योंकि आइस की डेंसिटी कम है पानी से। ठीक हो गया ना जी। तो आइए जरा यही शॉर्ट क्वेश्चन बेटा जी है, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर व्हाई व्हेन द टेम्परेचर। किताब से नोट करें, सवाल भी किताब पे नोट करें और जवाब भी किताब पे ही नोट करें। ठीक है ना जी। When the temperature of water is decreased, ice is formed, then molecules becomes more regular, and this regularity extends throughout the
रेगुलरिटी एक्सटेंड्स थ्रू आउट द होल लेटस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना जी। होल स्ट्रक्चर ऑफ आइस, उस पूरे आइस के एम्प्टी स्पेसेस आर क्रिएटेड इन द स्ट्रक्चर एज शोन इन फिगर, आपको ये फिगर वगैरह काट दें एज शोन इन फिगर, ठीक है ना। दैट्स व्हाई व्हेन द वाटर फ्रीजेस इट ऑक्युपाइज 9% मोर स्पेस एंड डेंसिटी डिक्रीजेस, दिस रिजल्ट इज दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। यहां तक बेटा जी आपका सवाल का ये जवाब मुकम्मल हो गया। तो फिर बेटा जी अगला पॉइंट क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ आइस इज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। देखिए आपको बताया है कि डायमंड में भी तो ऐसा ही होता है ना जी, कार्बन के इर्द गिर्द जो है ये सेंट्रल कार्बन है, उसके इर्द गिर्द जो है ये 4 कार्बन बॉन्डेड है, ठीक हो गया ना जी। तो ये भी उसके इर्द गिर्द जो है वो फिर हम ऐसे कर लेते हैं, ये अब इसको मैंने सेंट्रल बना दिया है। तो कार्बन के अंदर भी इसी तरह का टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट पाया जाता है, ठीक है ना जी, जिस तरह के वाटर के मॉलिक्यूलों में है। तो it's just like of diamond because each atom of carbon is diamond at the center of tetrahedron, just like oxygen of water molecule in ice। बेटा जी अगला शॉर्ट क्वेश्चन, fishes and plants owe their lives in water in cold winters due to hydrogen bonding। नोट कर लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन पेज 87 के ऊपर, बहुत जगह खाली है। The fishes and plants owe their lives, अपनी जिंदगी बचा लेती हैं, ओ का मतलब है बचाना, अपनी जिंदगी बचा लेती हैं, मरने से बच जाती हैं, इन वाटर इन कोल्ड विंटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पॉन्ड्स, बड़े पहाड़ी इलाकों में जो झीलें होती हैं, तालाब होते हैं, ठीक हो गया ना जी, वो उनमें तो वो जब सर्दियों के मौसम तो जम जाते हैं, तो फिर उनमें अंदर रहने वाली फिशेज और पौधे किधर जाते हैं, क्या वो भी मर जाते हैं? नहीं, वो नहीं मरते, वो नीचे वाले वाटर में अपनी जिंदगी बचाते हैं, क्योंकि नीचे वाला वाटर जो होता है वो गर्म होता है, सिर्फ ऊपर ऊपर आइस की लेयर बनती है। तो इसका जवाब बेटा जी यहाँ से लिखना है आपकी पेज 87 पे, द लोअर डेंसिटी ऑफ आइस मिल गया, द लोअर डेंसिटी ऑफ आइस देन लिक्विड वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस काजेज वाटर इन पॉन्ड्स एंड लेक्स टू फ्रीज फ्रॉम सरफेस। पानी ऊपर से जमना शुरू करता है, पानी ऊपर से जमना शुरू करता है, ठीक हो गया ना जी। और जो है वो पानी, मिसाल के तौर पर ये एक पॉन्ड है, ठीक है ना, ये उसमें कोई पौधे पाए जा रहे हैं, ये कोई फिशेज मैं बना देता हूँ, चले ऐसे करके, ये ठीक हो गया ना जी। तो ये पॉन्ड है, इसमें ऊपर ऊपर से क्या बननी है, आइस बन जानी है, ये आइस की लेयर बन जाएगी, ठीक हो गया ना जी। नीचे जो है वो वाटर लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, लिक्विड का लिक्विड ही रहेगा। और अब ये एयर है, एयर एटमॉस्फेयर है जिसमें से जिसने वाटर को फ्रीज करना है। तो चूंकि एयर ने पानी को ठंडा करना है, तो जब एयर और वाटर के दरमियान में आइस आ जाती है, बड़ी मोटी तय आइस किया जाती है, तो फिर इनका आपस में राब्ता, तो ये नीचे वाला वाटर क्या रहेगा, वार्म रहेगा, ऊपर आइस के ऊपर जब वो ठंडी हवा है, नीचे वाला वाटर जो है वो वार्म रहेगा, और उस वार्म वाटर के अंदर जो है अंडर द ब्लैंकेट ऑफ आइस जो है फिशेज एंड प्लांट सर्वाइव्स। आखिर सवाल ये है कि ये आइस की जो लेयर है ये ऊपर क्यों रहती है, ये नीचे क्यों नहीं आ जाती? ये इसलिए नीचे नहीं आती क्योंकि आइस की डेंसिटी लिक्विड वाटर से लो होती है। सवाल का जवाब पढ़े, दी लोअर डेंसिटी ऑफ आइस देन लिक्विड वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस काज़ वाटर इन पॉन्ड लेक टू फ्रीज फ्रॉम सरफेस to the downward direction. Water retains the temperature 4 degree Celsius by the fall of temperature in the surrounding air है। As the temperature of the atmosphere becomes further cold, जब 4 डिग्री सेल्सियस से हवा का टेम्परेचर माइनस में जाना शुरू होता है, तो फिर क्या होता है, the water at the surface becomes less dense, वो आइस में तब्दील हो जाएगा और less dense होता जाएगा। This less dense water below 4 degree Celsius stays on top of slightly warm water underneath। ऊपर ठंडा पानी है, नीचे गर्म पानी है, ठीक है ना जी। A stage reaches when it freezes, this layer of ice insulate रास्ता बंद कर देती है, ऊपर वाली हवा का नीचे वाले पानी के साथ कनेक्शन खत्म कर देती है, ठीक है ना जी। तो फॉर फर्दर हीट लॉस, इस तरह से गर्म पानी की हीट जो वो ऊपर नहीं जाती है। फिश एंड प्लांट सर्वाइव अंडर दिस ब्लैंकेट ऑफ आइस फॉर मंथ्स। यहां तक बेटा जी फॉर मंथ्स, यहां तक ये आपके सवाल का जवाब है। चलें जी, कीपिंग दी होल डिस्कशन इन व्यू वी आर फोर्स्ड टू बिलीव दैट पैटर्न ऑफ लाइफ फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स वुड हैव बीन टोटली डिफरेंट इन द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अटलांटिक ओशन जो है नॉर्थ पोल के साइड पे जो पाया जाता है वो सारे का सारा ऊपर से जम जाता है, ठीक हो गया ना जी। अब बेटा जी शुरू करते हैं नंबर 3 के बाद नंबर 4, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स।
तो बेटा जी सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, साबुन और डिटर्जेंट्स, वॉशिंग पाउडर्स वगैरह जो है ये आर फोर्स टू बिलीव दैट पैटर्न जो है बिकॉज परफॉर्म द क्लिनजिंग एक्शन, सफाई का काम कैसे करते हैं। जो मैल वगैरह होती है ना वो आमतौर पर ना नॉन पोलर होती है, तो इसलिए वो कपड़ों के ऊपर चिपक रहती है। तो नॉन पोलर रीजन्स जो है वो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में जो है उस मैल को अपने साथ जोड़ लेते हैं, लेकिन ये नॉन पोलर रीजन्स पानी में हल नहीं होते हैं, तो इसलिए ये उस मैल को लेके पानी की सरफेस पे आ जाते हैं, जबकि पोलर रीजन्स जो है वो डिटर्जेंट्स के वो पानी में साथ चिपके रहते हैं। तो वाटर soluble ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड द नॉन पोलर पार्ट्स रिमेन आउटसाइड वाटर बिकॉज दे आर अल्काइल और बेंजाइल पोर्शंस एंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अब बेटा जी बारी आ गई है किसकी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल कंपाउंड्स एंड फूड मटेरियल्स। नंबर 5 में जो है वो एप्लीकेशंस की हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो बेटा जी बात ये है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं वो कौन कौन है। खुद एक वाटर है, दूसरे नंबर पे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तीसरे पे प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, डीएनए है। तो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग सिस्टम यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सिस्टम से मुराद यहाँ पे क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। प्रोटीन्स आर द इंपॉर्टेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फाइबर्स जो है जैसे हमारे बालों के फाइबर्स हैं, नेल्स में फाइबर पाए जाते हैं, तो हेयर जो है, उसके अलावा जो है ये जो है सिल्क हो गया, मसल्स कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, तो ये प्रोटीन्स होते हैं। द लॉन्ग चेन्स आर क्वाइल्ड अबाउट ईच अदर। आप देख रहे हैं कि किस तरह से अमाइनो एसिड्स क्वाइल हुए हैं, फिगर 4.9a। ये आपको बनानी नहीं है चाहिए, बस इसको सीख लें। क्वाइल्ड अबाउट ईच अदर, दिस स्पाइरल इज कॉल्ड हेलिक्स। एक स्पाइरल एक टर्न को, ये जो आपको इस तरह का एक टर्न नजर आ रहा है ना जी, ये एक इस टर्न को एक स्पाइरल का नाम दिया गया है, टर्न भी कह सकते हैं, ठीक हो गया ना जी। तो इनटू स्पाइरल, द स्पाइरल इज कॉल्ड हेलिक्स। पूरे यूनिट को क्या कह देंगे हेलिक्स, स्पाइरल या हेलिक्स, एक टर्न को एक हेलिक्स के नाम से। तो दिस स्पाइरल इज कॉल्ड हेलिक्स। सच हेलिक्स मे आइदर बी राइट हैंड और लेफ्ट हैंडेड। इन द केस ऑफ राइट हैंड, देखिए ये मैंने राइट हैंड वाला बनाया, ये ऐसे भी हो सकता है, लेफ्ट हैंड वाला भी हो सकता है, ठीक हो गया ना जी। इन केस ऑफ राइट हैंड हेलिक्स द ग्रुप्स लाइक NH, अमाइनो एसिड का NH और कार्बोनाइल का ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पे मैंने बनाए भी हैं, NH में ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के पास क्या है लोन पेयर भी है, ठीक हो गए, और वो पार्शियल नेगेटिव भी हैं, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। वो फिगर में आपको 4.9 को देखते जाएं तो उसमें आपको नजर भी आ रहा होगा कि किस तरह से कार्बोनाइल ऑक्सीजन का O और NH का H जो है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो वर्टिकली टुगेदर दीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स लिंक वन स्पाइरल, यानी एक टर्न को दूसरे टर्न के साथ इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो हो रही है, ठीक है ना जी। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए से जो है वो ये प्रोटीन्स जो है वो बड़ी स्टेबलाइज हो जाती हैं। देखें अपने बालों को मैं पकड़ के क्यों खींचूं तो ये टूट क्यों नहीं रहे हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे मौजूद है, इसलिए हमारी स्किन के अंदर जो है वो जो प्रोटीन्स हैं वो इसको स्टेबिलिटी देते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग उस स्ट्रेस को। The hydrogen bonds link one other to other X-rays analysis has shown that on average there are 2.7, ये 27 नहीं है, 2.7 अमाइनो एसिड्स, ठीक है ना, ये सही कर लीजिएगा, किताब की गलती है, पर हेलिक्स जो है। तो फॉर ईच टर्न, एक टर्न जो है ना वो हेलिक्स का उसके अंदर जो है वो पाया जाता है, तो पूरे को हेलिक्स किस तरह से कर दिया गया हेलिकल स्ट्रक्चर। बड़ा जी दूसरा जो है वो डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, पेज 88 पे आ जाएं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हैज 2 स्पाइरल चेन्स। हम सब ने पढ़ा हुआ है कि डीएनए जो है उसके अंदर जो है वो 2 स्ट्रैंड्स एक दूसरे के इर्द गिर्द ऐसे जो है वो कॉइल करते होते हैं कुछ इस तरह से। बायोलॉजी वालों को मैंने पढ़ा भी दिया हुआ है, 3 प्राइम 5 प्राइम, ठीक होगा नहीं, 5 प्राइम 3 प्राइम, ठीक है। ये 2 चेन्स हैं, एडेनिन थीमाइन, इनके दरमियान में जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं। गुआनिन और साइटोसिन, इनके दरमियान में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है जो कि इस तरह के बेशुमार, ठीक है ना, इस तरह के बेशुमार जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं। तो मॉलिक्यूल का जो डायामीटर है 18 to 20 एंगस्ट्रॉन है। डायामीटर, मॉलिक्यूल का डायामीटर जो है वो 18 से 20 एंगस्ट्रॉन यानी 0.2 नैनोमीटर बनता है। तो दे आर लिंक्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाय देयर सब यूनिट्स। सब यूनिट्स न्यूक्लियोटाइड्स को कहते हैं। अब बेटा जी
फूड मटेरियल जो है, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखिए, मैं आपको ना एक सिंपल बना के दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। चलें रिंग वाला बना देते हैं, क्योंकि फाइनल जो है वो रिंग ही होता है। ये छठा, ये पहला, दूसरा, तीसरा। आपको बनाना नहीं आना चाहिए, मैं तो सिर्फ आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना जी। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 जितने भी कार्बन है सबके पास कहीं ना कहीं हाइड्रोक्सल मौजूद है। तो ये हाइड्रोक्सल जो है वो ग्लूकोज के मालिक्यूलों को, इस तरह से सक्रोज के अंदर भी ग्लूकोज पाई जाती है, स्टार्च के अंदर भी ग्लूकोज पाई जाती है, सेलुलोज के अंदर भी ग्लूकोज पाई जाती है, तो उनको स्टेबलाइज करती है, उनको उनके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में जोड़ के रखने वाली जो फोर्स है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अच्छा जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेंट्स, डाइज एंड टेक्सटाइल मटेरियल्स। तो बेटा जी छठी प्रॉपर्टी जो है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, देखिए पेंट जो है वो कागज के ऊपर या दीवार के ऊपर या लकड़ी के ऊपर या लोहे के ऊपर क्यों चिपक जाता है, ठीक है ना जी, क्योंकि पेंट्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, डाइज। पेंट्स जो है ना वो बड़ी इमारतों पे किए जाते हैं, डाइज जो है वो छोटे छोटे यूनिट्स पे किए जाते हैं, यानी कपड़ों को डाई किया जाता है, इमारतों को, गाड़ियों को पेंट किया जाता है, ठीक हो गया ना जी। तो इस तरह से एडहेसिव एक्शन, बड़ा याद करें, एडहेसिव फोर्सेस मैंने पढ़ाई हुई हैं, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस बिटवीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज डेवलप्ड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमिलर टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेक ग्लू, OLF वगैरह, गूंद उसको, एंड हनी एज स्टिकी सब्सटेंसेस, वो भी इसी वजह से चिपकते हैं, क्योंकि वो दूसरे मटेरियल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। वी यूज कॉटन, सिल्क, सिंथेटिक फाइबर्स, मसनूई धागे के तौर पर फॉर क्लॉथिंग, कपड़ा बनाने के लिए। क्लॉथिंग का मतलब बेटा जो है कपड़ा साजी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस इन दीज थ्रेड मेकिंग मटेरियल्स, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो केमिकल्स, सेलुलोज वगैरह जो पाया जाता है वो उन मैक्रोमॉलिक्यूल्स को जोड़ के रखता है और एक मजबूत धागे की शक्ल में तब्दील कर देता है। दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजिडिटी, हार्डनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी स्ट्रेस को बर्दाश्त करना। जैसे भी मैंने आपको बाल खींच के दिखाया, ऐसे आप धागे को खींचते हैं तो वो टूटता क्यों नहीं है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर आप ज्यादा जोर लगाएंगे तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज्यादा है, बट हर चीज की लिमिट है ना उसके हिसाब से। तो ये बड़ा आज का टॉपिक है। अल्लाह ताला हम सबका हमें नसर, आमीन, शुक्रिया।